Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate News and Analysis। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब जंग होती है हर बंदा यूनाइट हो जाता है। पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसमें सियासत खेली जाती है। ये क्या वजह है कि जब आपके पास एक नेशनल डिज़ास्टर है और यूनिटी कहीं नहीं है। क्रिकेट का मैच होगा, सब यूनाइट हो जाएंगे, आज जिस तरह आज है रात को। द क्वेश्चन इज़ कि ये क्या वजह है कि हमारे अंदर ऐसी वो सलाहियत क्यों नहीं है कि हमारे अंदर कोई नेशनलिज्म हो, कोई मुल्क का सोचो, कोई सोचो कि भाई डैम्स बना लो, रेजरवायर्स बना लो। ये कह के हम थक गए। मैं इफ्तिखार को बार बार कहता हूँ यार बोलो, वो कहता है यार मैं थक गया हूँ बोल बोल के, कोई सुनता ही कोई नहीं। और ये सालों से बात चली आ रही है। आज हम सैलाब पे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान की स्टेटमेंट्स पे। और जो बड़ी अच्छी एक प्राइम मिनिस्टर की बात आई है कि उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग करें, ग्रैंड अलायंस मीटिंग हो, सारों के साथ एक दूसरे से बैठ के मुशावरत हो, लेकिन उसमें पीटीआई नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की जमात है और उसको भी होना चाहिए। यहाँ सारी रंजिशें और इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट। सिराजुल हक साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी, बहुत अच्छी है, बहुत नफीस स्टेटमेंट। नवीद चौधरी, जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद यहाँ एज ऑलवेज़ मौजूद हैं। इस पर आज डिबेट हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और मैं आप ही से शुरू करूँगा। इफ्तिखार साहब, हम कितनी दफ़ा आप भी थक गए कह के, चौधरी साहब भी, जावेद भी, सब, लेकिन कुछ सुनेगा अगले साल के लिए? नहीं सर, कोई नहीं सुनेगा। ये मुल्क एक ख़ास तबके का है, वो ख़ास तबका इसको चलाता है, उसके मुफादात को देखा जाता है। अभी जो कुछ भी हुआ कहा जाएगा, फिर एक दोस्त कहेगा कि एक आप ख़ास इलाके की बात कर रहे हो। एक रिपोर्ट अभी वहाँ पे सर्कुलेट कर रही है कि 2010 के बाद जो नुकसान हुआ, 2022 में उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को लेके चला गया जो 2010 में मेजॉरिटी जिनकी बची थी, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे बनी। और लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें कोई 10 अरब कह रहा है हिस्सा मिला लोगों को इजाज़त देने को, 8 अरब कह रहा है। मैं तो आज आपके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपके पास 184(3) है, और ये 184(3) आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप करते रहते हैं जब आपकी मर्ज़ी आती है। आज हम जैसे लोगों के कहने पे भी कर लीजिए कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के का मसला अगर कोई हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इसकी ये शर्त है, वो है वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ और आप देख रहे हैं और आपकी आंखों के सामने हैं, सबूत मौजूद हैं, फुटेज मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ इसलिए है कि हज़ार लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 1030 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। माल मवेशी भी गए, फसलें भी तबाह, बागात भी गए। तो पब्लिक इम्पोर्टेंस तो फिर यही होती है ना कि उन लोगों को, उन अदारों को, उन अफराद को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ इंक्वायर किया जाए, उनको सजा दी जाए जो इस तबाही की वजह बने। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात, शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे नज़दीक पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात ये है। और दूसरी बात जो 184(3) में 3 चीज़ें रिक्वायर है। दूसरी चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो है वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। किसी इंसान को उसकी मौत से बचाना जो है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। और अगर उसको मौत होती है किसी सरकारी एहलकार की नेग्लिजेंस से या किसी ऐसे कानून की नेग्लिजेंस से जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है, वो तबाह हो जाता है, तो फिर ये 184(3) में जो दूसरी चीज़ है वो भी आपको अट्रैक्ट करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी मसरूफियात से जब फ़ारग हो जाएं, और सितंबर आने वाला है, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो सबसे पहला केस जो आप लेंगे वो 184(3) एक्सरसाइज करेंगे और इस सारे वाक़े का
जो शुरू होके सिंध तक गया है, समुंदर तक गया है, मीटिंग करेंगे। इस पर JIT बनाएं, उस JIT में ISI को शामिल करें, MI को शामिल करें, IB को शामिल करें, स्पेशल पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिस जिस सूबे में से उनको शामिल करें, और आवाम को बज़रिया इश्तिहार इनवाइट करें कि वो किस जगह पे आके अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, और तमाम फोटेज जिस किसी के पास भी है उसके लिए आवाम से अपील करें कि वो आपको प्रोवाइड की जाए। इफ्तिखार साहब, आपने तो बड़ी अच्छी एक लंबी एक बात कर दी और गहरी बात की है। ये जो हमारे व्यूअर्स बैठे हैं लंदन में, इनको पता है कि अगर नवीद चौधरी साहब, अगर फुटपाथ है ना, फुटपाथ के अंदर एक हल्का सा वो स्लैब टेढ़ा है और वो गिर जाता है, वो काउंसिल को सू कर देता है। ये लॉ है। कई लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया है, लेकिन लॉ है। हम ये जो बात कर रहे हैं इस पे तो कोई है ही नहीं। अब APC बुला ली, मुझे बताएं अब। देखिए, APC बुलाना तो यकीनी तौर पर एक रवायत भी है और ज़रूरत भी है, और अगर उसमें PTI को इनवाइट नहीं किया तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। एक शख्स जलसों में खड़े होकर अब्यूज़ कर रहा है हुकूमत वक्त को, वो कहता है ये चोर हैं, डाकू हैं, उसे गोगी नज़र नहीं आती, उसे बनी गला नज़र नहीं आता, उसे KP के अंदर बेतहाशा करप्शन नज़र नहीं आ रही, उसकी अपनी हुकूमत के इतने ज़्यादा स्कैंडल हैं, अब इदारे उस पर मेहरबान है, तो हम क्या कर सकते हैं। जिनसे इफ्तिखार साहब अपील कर रहे हैं कि वो नोटिस लें, उनके कामों का नोटिस लिया उन्होंने। वो जो जजमेंट थी इफ्तिखार साहब, जिसमें बताया था कि 25 मई को इमरान खान साहब कैसे पहुंचे इस्लामाबाद और किस तरह से आग लगाई गई, इस पर इदारे रिपोर्ट दें। ISI ने रिपोर्ट दी, IB ने रिपोर्ट दी, जमा है, सामने लाएं। जस्टिस ये अफरीदी ने कहा ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, एक शख्स पाकिस्तान का कानून ही नहीं मान रहा, अगर आपने उसको नहीं बुलाया तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसने फसाद ही क्रिएट करना है ना। वो तो हर बात में कह रहा है कि भाई मैंने फसाद क्रिएट करना है, आप पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दें, मेरी हुकूमत चलेगी, इसके बाद तो एटम बम गिर जाए, आपके एटमी सासे भाड़ में जाएं, कोई मसला नहीं, ये हो जाए। वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब उनको बुला के तो ये खाम खा एक ऐसी एक संजीदा नशिस्त को भी आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनको बुलाया है उन्होंने क्या कर लेना है, क्या कर लेंगे? वो सिफारिशात तैयार करेंगे या ये कहेंगे जी हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। सिफारिशात तैयार होंगी तो इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? जहाँ जो कमीशन बनते हैं, जस्टिस जवेद इकबाल जैसे बंदे लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे, अगर आप उनका किरदार देख लें, चेयरमैन नैब रहे हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और कौन सा सबूत आपको चाहिए? किसी ने कुछ किया? तो इन लोगों से या क्या आप तो औकात वास्ता कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 184 के तहत कार्रवाई करे या आगे वो नोटिस ले? देखें, ये बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे मुल्क में बन गया है ये नीचे से ऊपर तक एक जैसा है। सीधी सी बात है कि अशराफिया जिस चीज़ से बराह रास्त मुतासर नहीं होती वो उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। ये सादा सी बात है। अगर सलाब के वो बराह रास्त मुतासरीन हो तो यकीनी तौर पर वो ऐसे स्टेप लेंगे जिससे हम इस कबाहत से बच सकेंगे, अदरवाइज उनकी इंटरेस्ट ही कोई नहीं। मैं बात जो सवाल है ना, इसमें मैं कहूँगा कि सर अगर वो आ भी जाए और कोई फैसला हो भी जाए तो दो सूबों में उनकी हुकूमत है, वो फैसले को मानेंगी नहीं। क्यों जी जावेद? पीजे, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ इस बात से कि एक तरफ हम अपने शोज़ में और तमाम TV चैनल्स हर बंदा ये बात कर रहा है कि इतना बड़ा सानिया है जिसमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। उधर प्राइम मिनिस्टर जो बाप है मुल्क का, वो एक मेजॉरिटी पार्टी जिसकी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पार्टी है, सबसे 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, आप उसे इनवाइट ही नहीं कर रहे। और मैं हैरान हूँ, लॉजिक अजीबो गरीब है। सानिया कितना बड़ा है उसको नहीं देखा जा रहा, लॉजिक ये दिए जा रहे हैं कि गोगी है, फलां है, टमकान है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज़ है। तो ये इंतहाई गलत है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था और बुलाना चाहिए था। वो आए ना आए वो एक बात की कहानी है। दूसरी बात, इफ्तिखार साहब ने जो बात की 1843 की, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा KP की गवर्नमेंट से है कि पिछले 9 साल से आपकी हुकूमत है, आपने कितने डैम्स बनाए, कितने रेजरवायर्स बनाए, कितने आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और कितनी बाय लॉज के अगेंस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको ख़त्म किया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है उन हुक्मरानों से जो 40 साल से इस मुल्क पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया है? आप उनको तो अकाउंटेबल करें। जो 40 साल से वारियां लगा रहे थे
उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ना कोई अदारा बचा, जिस अदारे का हम रोना पिट रहे होते हैं, जिस अदारे में हम बात कर रहे होते हैं कि पैसे दे के काम होता है या सिफारिश दे के काम होता है। ये कल्चर कब स्टार्ट हुआ, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। क्या उन लोगों को भी बुलाना चाहिए? उनको भी बुलाना चाहिए। जो जो मुजरम है इन 3 करोड़ लोगों को बेघर करने के लिए, उन सबको बुलाना चाहिए। जो 40 साल के मुजरम हैं, ये उन 3 करोड़ लोगों के, जो 1000 से ज्यादा लोग बेचारे मर गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके अमलाक तबाह हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, जिनका रोजगार खत्म हो गया, उन सबको हुक्मरानों को बुला के कटारे में खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की इफ्तिखार साहब ने, कमीशन बनना चाहिए। 40 साल गिनाए जा सकते हैं कैसे हुए थे? 85 से आप गिन लेना, जो हुक्मरान थे गिनाए थे। की लूली लंगड़ी हुकूमत किसने जिसमें मार्च तो क्यों करते हैं आप हुकूमत? अगर आपको 2-3 साल जैसा बंदा रहा है, उसने आइन तोड़ दिया, तो आप डैम नहीं बनाया, किया उनके दरवाजों में क्यों घुसते थे? पार्टियों को तो ये हालों की तो बात कोई नहीं सुनता। आप मुसालिफ चीफ क्यों बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जेआईडी बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की जेआईडी बना के उसको रगड़ा लगाते हैं। उसको ये पता शर्माई करना ध्यान रखो। ये आप ही का लीडर है ना नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ का किस तरह गया? चले आप बता दें, आपका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कैसे गया था? सारे 10 साल इकट्ठे क्यों? सियासी हुकूमतों को 2.5 साल एवरेज मिले, 40 साल के सियासी हुकूमतें ऐसी हुकूमतें करती क्यों हैं? इन्होंने जो एक कभी क्या आपने दिया था 1843 ये ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ हाई कोर्ट्स ने एक नोटिस लिया था कि आप ये जो कालाबाग डैम है इस पर काम करें, और उनकी इंस्ट्रक्शंस ही हैं। ये उस वक्त आई डोंट नो कि आगे हुआ क्यों नहीं, क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन। एक और चीज़ ब्रेक से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में जब PTI आई, आप कश्मीर हाईवे पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे शादी हॉल और ये जो बिल्डिंग्स बिल्कुल डिमोलिश कर दी थी इलीगल, ये स्वात के इर्द गिर्द ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो क्यों नहीं की? बिल्कुल करनी चाहिए, सही करनी चाहिए थी ना, पकड़ना चाहिए इनको। यही पॉइंट है कि जो 40 साल में मुजरिम है, इन जो हमारे 1000 से ज्यादा लोगों के ये कातिल हैं, ये कातिल हैं। क्यों ना इन्होंने कोई रिजर्वायर बनाया, ना कोई डैम बनाए, ना कोई ऐसे बाय लॉज बनाए, ना कोई सिस्टम बनाया जिसकी वजह से इतने बड़े डिजास्टर से ये कौन गुजर रही है। बड़े मजे की बात की है, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि अर्थक्वेक आया तो एक आपका नेचुरल लेक ऊपर बन गया, याद है? जी बिल्कुल, वो नेचुरल बन गया, अल्लाह ताला की तरफ से बन गया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और बात होती है, हाँ बिल्कुल, एक और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। और DNA में आज ये बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है। फ़ंड आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर फ़ंड भी इनकॉर्पोरेट हो गया है, लेकिन जो हमने कल बात की थी प्रोग्राम में, देखें अगर तो हम सीरियस हैं ना, ये हम कभी इधर का चीफ मिनिस्टर फ़ंड, गवर्नर फ़ंड, रिलीफ फ़ंड, डिज़ास्टर फ़ंड छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर का एक ऑर्डर हो तमाम बैंक्स के अंदर 10 रुपये आप काट लें इनसे, वो आपको इमीडिएटली 1 अरब रुपया बन जाएगा। क्यों जी इफ्तिखार साहब? ये इससे पहले ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी गुफ्तगू हुई दो मेरे साथियों के दरमियान। शायद ये भूल गए कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पैसे दो, उसी वक्त उसका जवाब उनके सेनेटर्स और MPs और MNAs ने TV पे आके दे दिया, खबरदार एक आना भी भेजा। गलत किया है, ये रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। इसको भी मेरे ख्याल है ज़ेर हम कंडेम करते हैं, इसे नहीं होना चाहिए ना इसको भी। देखिए जी, अगर वो बात हो रही है कि फितना है तो किसी वजह से हो रही है, माफ कीजिएगा। पता है कि अभी मैं घर गया हूँ और मुझे मैसेज आया कि तुम्हारे 10 रुपए पहुँच गए हैं, तो मैंने ये नीचे देखा तो उन्होंने कहा जी गैर मुल्कियों को भी कहा कि पैसे ना दो। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरा एक सवाल है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि सियासी हुकूमतें जिस वक्त कहती हैं कि हम डैम बनाएंगे तो बेशुमार लोग खड़े हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए। आपको याद होगा कि जब एटमी धमाके हो गए तो मुल्क के अंदर एक मिसाली फिजा थी, बहुत अप्रिशिएट किया गया मुल्क में और बैरून मुल्क में भी जो पाकिस्तानी थे, मुस्लिम ममालिक ने भी। उसके साथ ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि अब अगला स्टेप हमारा कालाबाग डैम का होगा। ऐसे लोग उठे फितने की सूरत में कि पता लगा कि वो पहला जो मामला था यकजहती वाला, वो भी पारा पारा हो गया। अच्छा, जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो आइन नहीं देखता, वो प्राइम मिनिस्टर को उठाता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन? जो सच में थर्ड वर्ल्ड का लीडर था, इंटरनेशनल लीडर, और जिसने 90,000 कैदी छुड़ाए, जिसने पाकिस्तानी फौज को नए सिरे से इक्विप किया, जिसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई,
जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरा कल्चर बदला। जो रिफॉर्म्स लाया, कुछ गलतियाँ थी, वो अगर रहते तो यकीनन अगले टेन्योर में भी ठीक हो जाती। वो उनको उसको फांसी दे दी गई जनाब, अदालत कत्ल की। ये काम तो आप कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी कालाबाग डैम के लिए कौमी इत्तेफाक राय चाहिए। मुझे याद आ गया कि जनरल मुशर्रफ इसी तरह एक दिन को भाषण झाड़ रहे थे, तो कुछ सीनियर साफियों ने उन्हें कहा कि आपको बड़े स्टेप लें मुल्क के लिए ताकि कुछ तरक्की हो जाए, और ये आम बातें ना करें कि बाहर से ये इस वक्त अफगान जंग के चक्कर में पैसे आ रहे हैं, तो ये तो आएंगे और चले जाएंगे, और वही हुआ, प्रॉपर्टी में लगेंगे और ज़ाया हो जाएंगे, कुछ खाए पिए जाएंगे, ज़्यादा तो खाए पिए गए। अब उन्होंने कहा कि भाई को बड़ा स्टेप लें, आपको डैम बनाने की तरफ जाएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बनाना तो चाहता हूं लेकिन कौमी इत्तेफाक राय चाहिए। नहीं तो फजील हक ने अपोज किया जी, नहीं जी, उसका जो सबसे बड़ा गवर्नर जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूं, ये मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त अरशाद खानी मरहूम ने उन्हें कहा, मुस्कुरा के कहा, ज़ाहिर है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा भाई जब आप आइन तोड़ते हैं उस वक्त तो कौमी इत्तेफाक राय आपको याद नहीं आता, जब पार्लियामेंट को रोक के रख देते हैं वोट के नीचे उस वक्त कौमी इत्तेफाक राय आपको याद नहीं आता। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। मुशर्रफ के पास फांसी देते हैं, वज़ीर आज़म को जलावत कर देते हैं, तो कौमी इत्तेफाक राय याद नहीं आता, तो डैम भी बना लें भाई। ये बिल्कुल ठीक बात की है। जनरल मुशर्रफ के पास जितनी पावर थी, अगर वो चाहते तो बना सकते थे, पैसे भी मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा पैसे भी। लेकिन अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। देखो पीजे, पाकिस्तान में जो कार्बन इमिशन है वो लेस देन 1% है, लेस देन 1%। और पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीली का 7वां मुल्क है इफेक्टेड, जिस पर सबसे ज़्यादा असर होना है इस टाइम। मैं ये समझता हूँ बहैसियत कौम, बहैसियत गवर्नमेंट, चाहे अभी की गवर्नमेंट हो चाहे आने वाली हुकूमतें हो, उन पे फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है कि इसको फोकस करें, इसको टारगेट करें, एक अथॉरिटी बनाएं, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाएं जो किसी सूबे के अंडर ना हो, जो बाय लॉज बनाए, वो जो पानी के बहाव के रास्ते हैं उनकी प्लानिंग हो, उधर रिजर्वायर छोटे छोटे, चलो डैम तो पॉलिटिक्स की नजर हो गए ना, आप रिजर्वायर्स बनाएं, उस अथॉरिटी को एनडीएमए को निकाल दें, क्योंकि एनडीएमए मेरे ख्याल में जब से बनी उनका ताल्लुक नहीं है ना, ये वो अथॉरिटी है जो मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के एनालिसिस करके उसमें रिकमेंडेशन करेगी, एक बात। और दूसरी, जो इस वक्त लोग, अवाम, हुकूमत और तमाम एनजीओज इमदाद के लिए चल रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी रिकमेंडेशन देता हूँ कि बराह करम जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने इमदाद देनी है उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी, कमिश्नर, एसी से ज़्यादा आपको नहीं पता, आप प्लीज़ उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। पैसे बेशक आप डायरेक्ट दें, लेकिन उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों को फैसिलिटेट करें। तो अगर वो ट्रांसफ़र हो जाए 4 महीने में फिर क्या करेंगे? फिर जो भी होगा, सिस्टम तो काम कर रहा है ना। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये बात मेरा दोस्त कहता है, माहौलियात की बात बहुत करता है, माहौलियाती आलूदगी की बात बहुत करता है। बात यह है मेरे दोस्त के पेशावर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इन तामीरात के बारे में बहुत सख्त नोटिस लिया था और कुछ फैसले किए थे। मैं तो हैरान हूँ कि उस नोटिस और फैसलों के बावजूद ये सब कुछ चल रहा है, एक बात। दूसरी बात है, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा और मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, झील सैफुल मलूक का नाला जो नीचे आके दरिया कुनहार के साथ मिल जाता है, उसके रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, खुदा न खास्ता जब झील सैफुल मुल्क में बड़ा ज़्यादा पानी आ गया तो वो जो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मारे जाएंगे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आज निशानदेही कर रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त। क्या मेरी निशानदेही पर कोई आदमी, कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डीजी अमल करेगा? जवाब है नहीं। एक मिनट, नारान का भी बताइए ना। नारान का बता, नारान के बारे में जो दरिया कुनहार है, इसके बारे में डॉन के अंदर आज से 2 साल पहले बहुत बड़ी स्टोरी आई, 2 सफ़ों पे मुश्तमिल, और उसका नाम था द डेथ ऑफ ए रिवर, एक दरिया की मौत। और उसने लिखा कि किस तरीके से वहाँ से रेत निकाली जा रही है, वहाँ पे एक सरकारी महकमे ने कब्ज़ा किया हुआ है, कैसे बासर लोग मिट्टी इकट्ठी कर कर के बना के और वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो ये सब कुछ लिखा गया हुआ है। तो इसलिए मैं 184.3 मांग रहा हूँ। आज मैं 184.3 मैं मांग रहा हूँ
एक आम आदमी मांग रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि भाई ये तो मजाक चल रहा है, जिस तरह ये चीख रहा है कि 40 साल से चल रहा है, तो आइए फिर एक दफ़ा 184(3) इस्तेमाल करें। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलाएं मुकदमे को, और जो भी है उसके पीछे फिर चलें और फिर उसको सजा दें, ताकि अब ये जो कराची में हुआ, क्या होता है, सारा कराची डूब जाता है। क्यों डूबता है? उसके जो नेचुरल पानी के रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। अगर आप फैसला कर सकते हैं पूरी बिल्डिंग गिराने का कराची के अंदर, कि आप समझते थे वो गैर कानूनी है, वो रुकावट थी, तो मैं आज मुतालबा करता हूँ 184(3) टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस स्पेशल, और ये फुल बेंच होना चाहिए। नो 5-4 आदमी नहीं, पूरा बेंच बिठाओ, कई महीने लगाओ, यू हैव टू रिजॉल्व इट, कोई आइंदा ना मरे। यार ये लोग मर जाते हैं, 1000 आदमी की लाश नहीं मिल रही है, सही बात कर रहे हैं। 1000 आदमी की लाश नहीं मिल रही, वह है। ये इन्होंने तो बात कर दी इम्प्लीमेंटेशन। चौधरी साहब, हमें पता है कि फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, रुड़ गई हैं, लेकिन ये जो होर्डिंग है इसको भी तो पकड़े ना कोई हमें। बिल्कुल, ये अब मसला इस हवाले से थोड़ा ज़्यादा संगीन है कि सब्जियां फ्रेश आइटम है, प्राइसेस भी महंगी हो गई हैं। नहीं, मैं तो हैरान है, ये सिलेंडर महंगा हो गया, कल रोटी महंगी हो गई है, मतलब होटल दोते जो खाना महंगा हो, खुदा खौफ करो, मुसलमान कहते अपने आप। फोन का पैकेज 3000। इसलिए तो ये फिर ये जो से हमारा शो था ना, हमारे शो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई वो फूड सिक्योरिटी की। देखिए बात ये है कि ये जो हम नारे लगाते रहते हैं ना, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये है हमारा हाल कि आप प्याज लेने जाएं तो सीधे ही कह रहा है जी 500। जरा अंदाजा करें कि किसी तरीके के साथ मुताबिकत नहीं है। ठीक है कि फसलें बह गई, ज़राए नकलो हमल जो है मुतासर हुए, जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन हैं, लेकिन असल बात क्या है, इस मुसीबत की घड़ी में भी एक दूसरे की गर्दन दबाकर उसकी जेब से पैसे निकालने की हवस, ये चल रहा है। होर्डिंग बहुत ही ये खौफनाक पहलू है, और मामला इस तरह से हो जाता है कि इस पर इंतजामिया भी बेबस हो जाती है। बात आके वो अपने दूसरे कामों के अंदर मसरूफ है, वो सब, और इधर इंतजामिया बेबस नहीं होती, मिलते भी है, इंतजामिया नकारा हो चुकी है। मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ ना कि उनको आपने कोई सलाब की ड्यूटियाँ दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सलाब की ड्यूटी करने जा रहे हैं, पीछे से जो मुनाफिक और माफिया पूरी की पूरी उनका दाव लग गया और उन्होंने रगड़ा करना शुरू कर दिया। ये तो करना इसी तरह से होगा कि इस हवाले से भी एक स्पेशल, क्योंकि ये लंबा चलना है, ये एक प्रॉब्लम है कि एक आपको स्पेशल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि सरकार जो है वो इसकी जिम्मेदारी ले और उनके साथ मिलकर, अड़ातियों के साथ मिलकर काम करे, चीज़ों को लाए और उसके बाद उनको फ़रोख्त करा, उसको जो तलब और रसद के मुताबिक रेट भी मुनासिब तय कराए। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से 12 इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसके साथ कोई रास्ता नहीं इसका। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि रैलीज़ फ्लड्स के दौरान भी होंगी और ये जंगें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हमने पैसा भी इकट्ठा करना है, इकट्ठा होना है हम सब ने, ये भी एक बात कहते हैं। उधर से जिस तरह भी तो थोड़ा सा एक फ्लाइंग जिक्र हुआ APC, तो PTI को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ टाइम रहा तो ये जो क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इस पर भी ज़रा 1-2 कमेंट्स लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू DNA। टाइम बहुत थोड़ा है, सियासत पे ज़रा कल फिर बात करेंगे अगले जुमेरात को, लेकिन आज ये जो मैच अभी इंडिया और पाकिस्तान का है, ये एक अच्छा मौका नहीं है कि क्रिकेट के अलावा एशिया के अंदर दोनों टीमें खेल रही हैं? बहुत अच्छा मौका है, और देखें बड़ी दिलचस्पी है दोनों ममालिक में। इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं सुबह से, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है। इस हवाले से एक तजवीज़ पहले आई थी और मैं तो उसका हामी हूँ। PJ मीर साहब, आप तो माशाल्लाह खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। बात यह है कि क्रिकेट इस रवानी से होनी चाहिए कि उसमें ये हॉस्टाइल जो एलिमेंट है ये निकल जाए और दोस्ती का पहलू सामने आए। जैसे स्पोर्ट्स होती है, खेल को खेल समझ के खेला जाए। उनके भी खिलाड़ी हैं, हमारे भी खिलाड़ी हैं। ज़ाहिर है हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हमारी ख्वाहिश है कि ट्रॉफी जो है वो बाबर आजम साहब लेके हैं। ये टूर्नामेंट है, ज़ाहिर है ये कोई मैच तो नहीं है एशिया कप, तो हमारा ख्वाहिश भी ये है और हम दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हैसियत से देखेंगे कि बैटिंग अच्छी कौन कर रहा है, बॉलिंग किसने अच्छी कराई, फील्डिंग किसने अच्छी की और कौन सी टीम मजमूई तौर पर अच्छा खेली। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर अब हमारे आम माशरे में भी आ जाए तो बड़ी तब्दीली आ सकती है उसमें। बिल्कुल सही बात की है। और इफ्तिखार, मैं तो इंडियंस के साथ बहुत खेली है क्रिकेट बाहर, कभी भी
इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर के अंदर ऐसी तलखी मैंने देखी नहीं है जितनी क्रिकेट मैंने ज़िंदगी में खेली है। क्योंकि जिस तरह ये बात करते हैं, क्रिकेट मौका ही नहीं है ऐसा कि आप एक दूसरे से लड़ो या तलखियाँ पैदा करो, लेकिन बीच में शरपसंद अनासर ये ट्विटर पे फेसबुक पे आ जाते हैं। नहीं, क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल कोई भी हो, जो ममालिक के दरमियान मैचेस होते हैं बड़े खौफनाक होते हैं। दुनिया में यूरोप में फुटबॉल का मैचेस होते हैं, लगता है ज़िंदगी और मौत का मसला आ गया है। वो अच्छी बात है। माय गॉड, और क्या लड़ पड़ते हैं जब सड़कों के ऊपर, लंदन के अंदर, विंबलडन के बाहर झगड़ा होता है, लेकिन दे एंजॉय एंड लेट अस एंजॉय द स्पोर्ट्स। और हम फ्रेंडली राइवलरी, सर हमने राइवलरी तो खैर हम नहीं भूल सकते, या बहुत चलाकी करते हैं, आराम से राइवलरी का बीच में मामला डाल देते हैं। ये राइवलरी नहीं ख़त्म होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। स्पोर्ट्स अगर है अच्छी हो, बेहतर हो, और होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। 365 दिन में 200 दिन कैप्टन बातें हो रही हैं जी, कैप्टन टू कैप्टन बातें हो रही हैं। ये अच्छा इम्पैक्ट है। देखो पीछे मुझे नेल्सन मंडेला की 2-3 बातें याद आ रही हैं। अच्छा, वो भी स्पोर्ट्स के बारे में कहा था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में तब्दीली ला सकती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इंस्पायर करती है, और ये वाहिद लैंग्वेज है जो यंग जनरेशन सुनना भी चाहता है और पसंद भी करता है। और प्रैक्टिकली देखा जाए, जिस तरह बहुत महंगा पड़ा वैसे, अच्छा प्रैक्टिकली जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया, जिस तरह अभी मैच चल रहा है और जिस जोश के साथ दोनों कौमें देख रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि दोनों कौमों को अगर आपने नज़दीक लाना है तो क्रिकेट के मामलात रास्ते खुले रहने चाहिए, ताकि ना किसी बहाने से चीज़ें चलती रहें, और यही वो एक वाहिद ऑप्शन है जिससे आप आगे निकल सकते हैं। बल्कि मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये अल्लाह करे सारी जो प्रॉब्लम हमें दरपेश है निमट जाए। पाकिस्तान में भी इंडिया की टीम को आगे खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ये खेल दोनों ममालिक के दरमियान होना चाहिए। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, और इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इख्तलाफात अगर रहेंगे तो हम सारे में क्रिकेट ही ना खेलें, हॉकी ना खेलें, कबड्डी ना खेलें, फुटबॉल ना खेलें। दिस इज सही बात, बुरा लगता है। सही बात। इफ्तिखार साहब, 500 साल फ्रांस और बरतानिया की जंग रही है, लेकिन बातचीत तो चलती रही है ना 500 साल। अच्छा जावेद, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार थैंक यू। नवीद साहब थैंक यू। चलते हुए एक कहूँगा, अभी प्रोग्राम ख़त्म होता है, क्रिकेट मैच देखिए, कल इस पर भी बात होगी, लेकिन एक मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा, जो अच्छी चीज़ कोई भी करे, इमरान करे, प्राइम मिनिस्टर करे, शहबाज शरीफ या कोई भी। शहबाज शरीफ थैंक यू जो आपने किया है कि आपने बहाल कर दी है डिपार्टमेंटल क्रिकेट। ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बहुत अच्छा किया। एम्प्लॉयमेंट आ गई है। इफ्तिखार नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट सर, नौजवान खिलाड़ी पैदा होंगे, बहुत अच्छा कंपटीशन, तमाम स्पोर्ट्स दोबारा नए सिरे से ग्रो करेंगे। वेल डन। एंड यू नो, यही मैं इसके, हम सब जितने भी एक्स क्रिकेटर्स एंड ऑल दैट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया क्रिकेटर कैसे आएगा, वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा। वेल डन, थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में अगले जुमेरात। अंटिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।